कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ रमन मलिक साहब हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बीडी नकवी साहब हैं जो कि एक बीएसपी के सिंपैथाइजर हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। हमारे साथ अत्रे साहब हैं, अनुज अत्रे जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और साथ ही साथ हमारे साथ सतीश कुमार सिंह साहब है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। रमन मलिक साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज साफ साफ मायावती ने कहा कि गुरु चेला यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाने वाला गठबंधन है। आपकी नींद उड़ गई? दीपक भाई, मैं तो यही समझूंगा कि जिस प्रकार से ये एक स्क्रिप्ट पढ़ के बोला गया है कि नींद उड़ाने वाली गठबंधन, तो वो तो यही दिख रहा है कि किसका गठबंधन क्यों बना, वो तो सबके सामने है, राष्ट्र के सामने है। तो इससे तो यही दिखता है कि किसकी नींद उड़ी हुई है। और जो लोग आपस में गाली गलौज या जो भी करते थे, और वो 1995 का एक परिदृश्य जो सब पूरे राष्ट्र में जो राजनीतिक वाचक हैं, राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, वो भूले नहीं हैं। अब उनको भी अगर इकट्ठा होना पड़ा है तो शायद कुछ ना कुछ नींद तो उड़ी होगी, तो कोई बात नहीं। और वैसे बात वही आती है कि समाजवाद की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोहिया से लंबोर्गिनी पहुंच जाते हैं। वो याद है ना, वो तिलक, तराजू और तलवार और क्या क्या बोलते थे। लेकिन मैं तो उसके बाद तो आपने ऐलान किया था तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो दूसरे चार। उसके बाद जो पहला ऐलान मायावती का हुआ था रमन मलिक साहब, वो बीजेपी से ही हुआ था, भूलिए मत आप। नहीं, मैं नहीं भूलूंगा साहब। हमने राजनीतिक स्थिरता देने के लिए विभिन्न करे हैं गठबंधन, उसको मैं नहीं भूल रहा। लेकिन हमारा गठबंधन राष्ट्र नीति पे चलता है, अपने आप को बचाने की नीति पे नहीं चलता। जो इनका गठबंधन होता है या जो आज का परिदृश्य है राजनीतिक, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है कि हम अपनी रेलेवेंस कैसे बचाएं। चलिए, आप रेलेवेंस बनाने की लड़ाई इसको मानते हैं। मैं एक स्ट्रेट पॉलिटिकल लड़ाई मानता हूं, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट की, क्योंकि अखिलेश ने गोलमोल जवाब दिया है। अत्रे साहब क्या सोचते हैं, सिंह साहब क्या सोचते हैं, और देश की जनता क्या सोचती है, तीनों जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको एक खबर यह भी बता दें कि कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस वॉर रूम में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी हैं, और आगे की स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस ने बात करना शुरू कर दी है। फिलहाल एक ब्रेक। जरा याद कीजिए 2014 के चुनाव को। यहां से 73 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत पाया था। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब अलग अलग लड़ी थी, और उसका परिणाम यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिला। लेकिन अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देगा। और इस बड़ी चुनौती और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसने क्या क्या कहा, यह भी बताते हैं। मायावती ने कहा कि यह मोदी और शाह की नींद उड़ाने वाला गठबंधन है। गुरु और चेले की नींद उड़ जाएगी इस गठबंधन के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते बेहद कड़वे हो गए थे देश हित में, उसको पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन व्यापक जनहित और देश हित को ध्यान में रखकर किया गया है। ये गठबंधन जो है देश में एक नई राजनीतिक क्रांति को जन्म दे सकता है। उनका यह कहना है कि जिन बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर लड़ी, वहां पर कांग्रेस की जमानत हुई है। मायावती का मानना है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन करे तो उसके बाद कांग्रेस को तो बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कांग्रेस का वोट एसपी और बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता। इसका
इसका अंदाजा वो 1996 के विधानसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश दोनों को लग चुका है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखा है। तो कई सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने निकाले जाए? क्या मायावती मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी? इस सवाल पर अखिलेश साफ साफ कुछ नहीं बोले। सीधे चलते हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अखिलेश यादव का जवाब था पीएम पद को लेकर, आपको क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज को देखकर, क्या मायावती को आगे चलकर प्रधानमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाएगा? क्योंकि कम से कम मायावती की यह दिली इच्छा है। दीपक जी, देखिए, अखिलेश यादव ने ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की। जब ये सवाल पूछा गया तो थोड़ी देर की चुप्पी उन्होंने जरूर साध ली, और चुप्पी साधने के बाद उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश से हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, और मुझे इस बार आशा है कि इस बार उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री फिर से देगा। और इसको सुन के मायावती हल्के से मुस्कुराई, और उसके बाद अखिलेश शांत हो गए, और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। यानी इस मुस्कुराहट में बहुत सारे राज हैं, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जवाब दिया उसमें भी लगता है कि दल हित पहले है, बाकी हित बाद में है। ये कहीं न कहीं नजर आता है अगर हम इसको पॉलिटिकली एनालिसिस करें तो। अरविंद, बार्गेनिंग यानी मोल भाव की ताकत बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियां साथ में आई है, 38 सीटें ली है। अब सहयोगियों की क्या गुंजाइश बचती है? क्योंकि 2 तो अमेठी रायबरेली उन्होंने सोनिया और राहुल के लिए छोड़ दी, अब सिर्फ 2 सीटें बनी हैं। ऐसे में आरएलडी को क्या 2 सीटें देंगे, और पीस पार्टी और निषाद पार्टी को अखिलेश अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे? देखिए दीपक जी, अब ये तय करना पड़ेगा अखिलेश यादव को कि क्या वो अपने 38 सीटों में से लोकदल को कुछ सीटें देते हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें जो हैं मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जहां पे 40 से 50% मुसलमानों के वोट हैं, ऐसे में अगर जाट वहां पर जुड़ते हैं तो एक बड़ी ताकत बनेंगे। और ये भी है कि अखिलेश यादव और मायावती उसको खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो समीकरण स्पष्ट रूप से सामने आया है कि 38 सीटें दोनों पार्टियां लड़ने के लिए तैयार हो गई, यानी 76 सीटें ये हो गई, 2 सीटें अमेठी रायबरेली हो गई, 2 सीटें बचती है। तो मुझे लगता है नहीं है कि अजीत सिंह या जयंत चौधरी इस बात से संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि जयंत चौधरी को आज लखनऊ में होना था, लेकिन उन्होंने अपने आने का कार्यक्रम लखनऊ का निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। उनको लग रहा था कि आभास हो गया था इस बात का कि गठबंधन में बहुत कुछ उनको मिलने नहीं जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई पड़ रही होगी कि वो एक बार अजीत सिंह या जयंत चौधरी से बात करें और आपस में उनको मिलाने की कोशिश करें। अरविंद, किसका अपर हैंड लगा पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? हॉल का क्या माहौल था? किसका अपर हैंड था? मायावती का था या अखिलेश का था? क्योंकि पहले मायावती ने पढ़ा, फिर अखिलेश भी पढ़कर बोल रहे थे। ये खास बात है, अखिलेश बहुत परिपक्व हो चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी पढ़कर नहीं बोलते हैं। आज अखिलेश पढ़कर बोल रहे थे, ये क्या संकेत देता है कि स्क्रिप्ट मायावती के यहां से लिखकर आई थी? देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने मंच को संभाला और आते ही उन्होंने माइक संभाल लिया और बाकायदा स्टेट गेस्ट हाउस कांड जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, उसको लेके उन्होंने बाकायदा तफसील से पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमने देश हित और जनहित में इस गेस्ट हाउस कांड को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मायावती एक एक सवालों का, खास तौर पे कांग्रेस को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया, उसको लेके जब वो टिप्पणी कर रही थी, अपनी बात कह रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप यही सवाल पूछेंगे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी आप ये समझिए कि 4 तारीख को किस व्यापक तरीके से अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात हुई, कई घंटे मुलाकात हुई और एक एक सीटों को लेकर चर्चा हुई, क्या बोलना है। जिस तरीके से शिवपाल यादव पे हमला किया मायावती ने, वो निश्चित रूप से वो स्क्रिप्ट तो अखिलेश यादव ने ही दी होगी, क्योंकि मायावती ने साफ आरोप लगाया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव पर धन खर्च कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो इंडिकेशन था वो साफ था
कि जिस तरीके से शिवपाल यादव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये स्क्रिप्ट तो अखिलेश यादव की तरफ से ही लिख के दी गई होगी। अरविंद की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। अरविंद से एक बार फिर जुड़ेंगे और मैं उनसे जानूंगा कि मुलायम और मायावती, जो जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां पर मैं मौजूद था, मैं उस कमरे में मौजूद था जो मायावती के बगल वाला कमरा था, और उसके बाद मुलायम और मायावती की जो दुश्मनी थी वो जग जाहिर थी। क्या होगा जब इन दोनों का आमना सामना होगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।